धागों को अगर अच्छी तरीके से गांठ बांध लिया जाए तो मोतियां कभी बिखरती नहीं है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट साहब, आपने अपने प्यार, अपने विश्वास, अपने जज्बात के साथ हम सब एएसी टीम मेंबर को एक मोती की तरह आपने पिरोकर एक बहुत खूबसूरत माला की तरह आपने हमें गांठ बांधकर यहाँ तक लेके आए। ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो हम प्रेसिडेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज कोई बाहर का कोई स्पीकर नहीं है और मैं सोच रही हूँ बाहर से जब कोई भी आए तो उसको स्पीकर बनाने से पहले हमारे एएसी टीम को एक दो बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारा समर्थक है, हमारा सपोर्टर है, तो यहाँ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट देने के लिए यहाँ आते सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे एजेंडा का बाहर वाला शब्द भी वो लोग यहाँ स्टेज से रख देते हैं, कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव के बाहर वो लोग बात करते हैं। तो कृपया करके मैं अपनी प्रेसिडेंट सर और अपना जो स्पोक्स पर्सन सर और अपना जनरल सेक्रेटरी सर भाई पे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। आप बीमार थे फिर भी उठकर अभी आप आ गए। तो भाई पे लंबी मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कोई भी आज नहीं तो कल किसी भी हमारे धरने में कोई भी अगर बाहर से गेस्ट स्पीकर आता है तो कृपया पहले थोड़ा सा निरीक्षण कर लें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद उनको स्पीचेस देने का यहाँ पर आमंत्रित कीजिएगा। इसके साथ आज हमने जानबूझकर किसी बाहर गेस्ट स्पीकर को नहीं बुलाया है। और साथ ही साथ अबू जोवांग मोदी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप आ गए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अभी हमें उम्मीद है अबू जोवांग मोदी जी अपने चाचा जी मोदी जी से मिलकर आए हैं कि नहीं, आज हम उनसे भी सुनेंगे। काफ़ी दिनों के बाद भतीजे यहाँ आ गए हैं। तो स्पीकर आप बाद में मैं आपको आमंत्रित करूंगी, आपसे सुनेंगे। तो सबसे पहला बात है, टीम एएसी का इफेक्ट हर जगह दिखाई दे रहा है। टीम एएसी का इफेक्ट हर जगह इसलिए दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया के जरिए भी दिखाई दे रहा है और जीता जागता सबूत कल आप लोगों ने हमारे पूरे आम जनताओं को सड़क पर उतरते हुए देखा, पदयात्रा करते हुए देखा और बहुत सारे माताओं को हमारे लिए रोते हुए भी आप लोग देखते हो, प्रार्थना करते हुए, दुआ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हो। हमारे लिए, हमारे सपोर्ट में लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये सारा अफेक्ट जो है टीम एएसी का है। तो टीम एएसी का अफेक्ट सिर्फ अरुणाचल पे नहीं हुआ, बल्कि टीम एएसी का अफेक्ट पूरे भारत पर पड़ गया है और खास करके भारत की राजधानी दिल्ली पर भी हुई है इसका असर। तो एक छोटा सा नमूना, एक सबूत मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ कि टीम एएसी का अफेक्ट कैसे हुआ है। ये मुझे कल एक गुमनाम चिट्ठी मिली है दिल्ली के हमारे एड्रेस में। दिल्ली वालों ने हमारा पता भी ढूंढ लिया है और हमारे रेंटेड वाले फ्लैट के एड्रेस पे ये कल हमें एक चिट्ठी मिला है, लेकिन ये चिट्ठी भेजने वाला गुमनाम है, आगे पीछे इसका कोई पता नहीं है। यहाँ ऊपर क्लियर कट हमारा नाम लिखा गया है तोको शीतल और हमारा पता लिखा और हमारा मोबाइल नंबर लिखा। तो इस चिट्ठी के अंदर जब हमें पोस्टमैन का कॉल आया कल मॉर्निंग, मैं तो घबरा रही थी कि भाई अब भाई पेमा खांडू जी ने हमें क्या भेज दिया होगा अरुणाचल से, कहीं फिर से सम्मन तो नहीं भेज दिया या फिर इस बार वारंट ऑफ अरेस्ट तो नहीं भेज दिया। फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी कि चलो क्या है देख लेते हैं। तो हमने अपने हस्बैंड जी और हमारे एक भैया जी से बोला कि पोस्ट ऑफिस जाकर ये लेटर कलेक्ट करके लेके आइए। तो दोनों आए और आकर दोनों ने मुझे मजाक किया कि आपको अभी पुलिस स्टेशन जाना है। मैंने कहा शौक से चलेंगे, उसमें क्या है। तो क्या हुआ, जब मैं लेटर खोलकर देखती हूँ, ये लेटर है, टाइपिंग किया वाला लेटर है। इस पे लिखने वाले ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, नाम पता नहीं लिखा, लेकिन इस लेटर में क्या लिखा वो मैं रीड आउट करके आप लोगों को सुनाती हूँ।
इस लेटर में लिखा है, सिंस यू आर रेजिंग द इशू ऑफ हाइड्रो पावर स्कीम, it also to inform you that presently hydro project cancellation scheme is also going on, which is mainly done by R.K. Joshi, CE Hydropower. Monitoring, which may be at the direction of government. Learn that most of the developers have spent some money on projects, but now banks are not giving loan to the companies, and the government is helping them by cancelling the projects, by giving them chance to go to court for recovery of their money and extra from state government. One example is that one Patel Engineering project in West Kaming district have been cancelled, and the company has filed case against Arunachal government claiming of rupees 2,000 crore. There are many other cases also, and the total may result in collapse of state economy. देखिए ये क्या कह रहा है, अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो पूरा स्टेट का इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। कितनी गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस बात है ये। They are not cancelling the projects after giving notice in case of many companies who come and meet them. You can do further research on this to find out whether it is true or not. ये हमसे कह रहे कि आप अपने तरफ से भी पता लगाइए कि हम जो बता रहे वो गलत है कि सच है। Heard, सुना गया, that this was confirmed by Union Power Minister Sri R.K. Singh ji during a meeting and directed the state government to suspend R.K. Joshi. हमारा जो केंद्र का जो पावर मिनिस्टर है R.K. सिंह जी ने एक मीटिंग में उनको डायरेक्शन दिया हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कि टू सस्पेंड मिस्टर R.K. जोशी एंड पुट हिम इन जेल। उनको सस्पेंड करके जेल में डालना है R.K. जोशी। R.K. जोशी जी, R.K. सिंह का ऑर्डर है R.K. जोशी के लिए, दोनों ही R.K. है तो कंफ्यूज ना हो। R.K. सिंह जी ने ऑर्डर दिया है R.K. जोशी को अरेस्ट करके सस्पेंड करके जेल में डालने के लिए। He also has corruption case in Uttarakhand when he was on deputation. ये जो R.K. जोशी है इनका अगेंस्ट में भी करप्शन का केस चल रहा है उत्तराखंड में जब वो डेपुटेशन पर थे। Instead of taking action against R.K. जोशी, the government is appointing him to a constitutional post of chairman. जबकि उसको जेल में भिजवाना चाहिए था, बल्कि हमारे राज्य सरकार ने क्या किया, उसको सबसे ऊंचे पोस्ट पर रख दिया, चेयरमैन के पोस्ट पर। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बाय इग्नोरिंग मोर क्वालिफाइड अरुणाचली कैंडिडेट्स। इस शख्स का कहना है कि अरुणाचल में इससे कई काबिलियत वाले लोग हैं, उनको दरकिनार करते हुए इस चोर को जिनको जेल में डालना चाहिए इनको उल्टा उठा के सबसे ऊंचे पद पर रखा गया। Heard that earlier an inquiry against R.K. Joshi by a committee was also carried out which proved his corruption in Hailapani Haidel as EE and SE, but no action has been taken. He stays in Delhi all the time and gets more than 20 lakhs every year as a TA bill, submitting by false hotel bills. इतना बताने के बाद ये कह रहा है कि प्लीज डोंट डिपेंड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड यू डू योर रिसर्च ऑन दिस। ये जो बंदा है हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारे मजबूत जज्बा को देखते हुए इस बंदे ने हमें ये चिट्ठी भेजा है और इस चिट्ठी में ऐसे ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं और उस खुलासे के साथ ये हमसे कह रहे कि आप अपनी तरफ से अपना जो है सेटिस्फैक्शन लेवल तक आप अपना रिसर्च कीजिए, आप कंफर्म कीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद आप इस मुद्दे को उठाइए। तो ये मुद्दा AAC उठा सकता है बोल के उनको विश्वास है, तभी उन्होंने हम पे भरोसा दिखाते हुए ये चिट्ठी हमें लिखने की उन्होंने जहमत की है। तो ये हुआ ना AAC का असर। और बात यही तक नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बड़े प्यार और बड़े आदर के साथ ये देखिए, ये पैसा उन्होंने मुझे डालकर भेजा और यहाँ पर भी टाइपराइटिंग किया
token of appreciation for your struggle. तो देखिए मेरे भाइयों, ये नोट है 500 के 6 पीस है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। नोट के नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हो। इस नोट का जो सीरियल नंबर है वो भी नोट कर सकते हो, ताकि हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। टीम ऐसी इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। ये 3000 रुपया इतना पावरफुल 3000 होगा कि हमें हमारी जंग में जीत यही दिलाएंगे। तो इसीलिए हम इसको खर्च नहीं करेंगे, और मैं चेयरपर्सन होने के नाते इसको मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी। जब हम जीत कर जाएंगे, हम इन 3000 नोट को अच्छे से हम लेमिनेट करके हम अरुणाचल में हम म्यूजियम में रखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, टीम एएससी का असर दिल्ली पर भी पड़ गया, और टीम एएससी का असर पूरे भारतवर्ष में अभी फैलने वाला है। हमने पिछले धरने में भी हमने कहा था, बड़े भावुकता पूर्वक हमने कहा था कि अगर हमारे परम आदरणीय हमारे परम पिता मोदी जी अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो हम गुजरात भी जाएंगे, हम हिमाचल भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं, जहां जहां पर हमारे आदरणीय मोदी जी व्यस्त रहेंगे, चाहे वो इलेक्शन का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, बिल्कुल उनकी परछाई की तरह। हम तब तक उनसे पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हमें अपना बहुकीमती समय से 5 मिनट नहीं देता है। कुछ लोगों को गलत फहमी है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी से मिलना नामुमकिन है, मोदी जी से मिलना नामुमकिन है और वो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मैं उन लोगों को ये अपनी तरफ से ये बताना जरूरी समझूंगी कि हम जब दिल में ठान ले और पूरी विश्वास के साथ, पूरी बुलंद हौसले के साथ अगर हम किसी मिशन पे निकले, तो मोदी जी तो हमारे अपने ही देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप पूरे श्रद्धा के साथ निकलते हो, वैष्णो देवी जाते हो पद यात्रा करके, तो देवी माँ से भी आपकी मुलाकात हो जाती है। जब आप पद यात्रा करके भगवान से मिल सकते हो, तो इंसान से क्यों नहीं मिल सकते? आखिर मोदी जी भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। हमारे पिताजी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक इंसान है और हम उनसे जरूर मिलकर ही रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें उनसे मिलने के लिए। हालांकि अभी वर्तमान के समय में वो वाकई में व्यस्त है, बिजी है, हम समझ सकते हैं। उनका टाइट शेड्यूल, हमें उनकी अपडेट्स हम लेते रहते हैं, तो उनका टाइट शेड्यूल है, इस वजह से शायद नहीं मिल पा रहे। लेकिन वो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? वो जरूर मिलेंगे। अरे लोग बम बम बोले बाबा वाले पद यात्रा करके भोलेनाथ से मिल लेते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करके व्रत रख के अपने देवी देवता से मिलते हैं। तो हम क्या 1900 किलोमीटर जो हमने पैदल चल के आए, वो क्या हमने छक मारा है? हम कैसे नहीं मिल सकते हैं? हम जरूर मिलेंगे, ये विश्वास रखिए आप लोग मन में, हम जरूर मिलेंगे। इतनी तपस्या करने के बाद तो रावण ने जब बहुत कड़ी तपस्या की, शिवजी विवश हो गए रावण के सामने प्रकट होने के लिए। जब शिवजी विवश होकर रावण को वरदान दे सकते हैं, जबकि रावण कितने दुष्टकारी थे शिवजी को पहले से पता था, फिर भी उन्होंने रावण को वरदान दिया, तो हम तो दुष्टकारी बच्चे नहीं हैं, हम अच्छे और प्यारे और सुलझे हुए बच्चे हैं। तो हमसे क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, ये विश्वास रखिए आप लोग। हमारे विश्वास को डगमगाना नहीं है, हमें अपनी मुद्दों पर कायम रहना है, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। हमारी लड़ाई है सिस्टम से, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचारी से, हमारे किसी निजी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, अपनी मुहिम को बरकरार रखेंगे। जरूरत पड़ी
तो हमारी संख्या बढ़ानी होगी, तो हम अरुणाचल से और भी बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा ट्रेन हम बुक करेंगे। कितने हजार की संख्या में लोग आ सकेंगे आएंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और आज इस मंच से खड़ी होकर मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की चेयरपर्सन होने की नाते अरुणाचल प्रदेश के हमारे जितने भी बहुत ही बहुमूल्य जितने भी समर्थक है, सपोर्टर है, और जितने भी हमारे वेल विशर है, हमारे लाइक माइंडेड ग्रुप्स है, जितने भी कंसर्न सिटीजन्स है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हमारी लड़ाई यहाँ हम दिल्ली तक, नेशनल कैपिटल तक हम लड़ाई को लेकर आए हैं, और यहाँ से दिल्ली एक एपिसेंटर है, यहाँ से पूरे भारत देश में फैल रहा है हमारी लड़ाई की खबरें, बहुत ज़्यादा राज्यों में भी पहुँच चुकी है। तो अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके आप लोग आगे आइए, खुलकर सामने आइए, आप लोग अपना समर्थन हमारे ऊपर बनाए रखिए, और बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा ट्राइबल जनजाति के लोगों का क्या होता है कि बहुत जल्दी मतलब वो नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि क्या होने वाला है, ये लोग ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। एक फोबिया बन के वहाँ पे रहा हुआ है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एसोसिएशन कोई भी मुद्दा उठाता है तो सरकार उसको हमेशा अपीचमेंट के जरिए या फिर कुछ और अलग अलग तरीके से सरकार उनको खामोश कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के मन में ये डर हमेशा लगाए रहता है कि शायद ये ऐसी टीम कब हार जाए, कब मुद्दा छोड़ दे, कब मुहिम छोड़ दे। हम समर्थन करने निकले, हम आज सुबह समर्थन करने निकले और शाम को अगर ये लोग मुद्दा छोड़ दे फिर हमारा क्या होगा, ये लोग सोचते हैं। इसलिए मैं अपनी अरुणाचल प्रदेश की, हमारी अरुणाचल प्रदेश राज्य की, खूबसूरत राज्य की जनता को मैं ये साफ लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि हमारा टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन अपना मुहिम छोड़ने वाला नहीं है, अपना मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। हमारा ये हक है लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, और हम इसको जारी रखेंगे। हम तब तक धरने पर डटे रहेंगे जब तक इसका कोई समाधान निकल के नहीं आता है। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज ना हो और अपना समर्थन यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। और बढ़ चढ़ कर जितने भी हमारे अरुणाचल में कुल 25 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल को मिलाते हैं तो 26 होते हैं, तो 26 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जनजाति है जो करप्शन से ऊब चुके हैं, जिनको करप्शन और अब नहीं चाहिए, वो लोग कृपया करके कल जिस तरीके से आप लोगों ने राजधानी ईटानगर और नाहरलगुन के बीच में पदयात्रा किया, उसी तरीके से आप लोग अभी अपने अपने जिले में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग यात्रा निकालिए, धरना निकालिए, रैली निकालिए। और परसों के शाम भी मैंने आप लोगों को मीडिया के जरिए मैंने बोला था कि अभी अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम अपने डेमोक्रेटिक राइट को हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं होता है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमें ये भी कहने को कहता है, ये भी करने को कहता है कि आपने जिसको चुनकर विधायक बनाकर असेंबली में भेजा है, उस विधायक से आपको सवाल करने का हक है। तो हमारा जितने भी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आउट ऑफ 60 असेंबली सीट, दुर्भाग्यवश आज एक असेंबली सीट खाली हो गया, वीरान पड़ गया, क्योंकि अनटाइमली जाम्बे तासी जी का निधन हो गया। इसका हमें बहुत दुख है। उनको इस तरीके से बहुत जल्दी हम खो देंगे, ये हमने सोचा नहीं था। भले ही हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई सिस्टम की है, हमारी लड़ाई करप्शन की है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे परिवार का हिस्सा था। और उनके परिवार वालों को भी मैं आज इस मंच से मैं कहना चाहूँगी, हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए। हम सबको एक दिन जाना है इस संसार से, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रुकने वाला। तो आज जाम्बे जी के खाली स्थान को हम भर तो नहीं सकते, लेकिन हमारी प्रार्थना आप सबके साथ है, परिवारजनों के साथ है कि अपने आप को संभाले रखिए। उनके चले जाने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकेगी, आपको अपनी ज़िंदगी आगे लेकर बढ़ना है और आगे चलते रहना है। तो उनके पीछे उनकी विधवा वाइफ और उनके बच्चे होंगे, उनके भाई बहन होंगे, उनका पूरा परिवार होगा। उन सब को हम मन से हम आप सब के लिए, हमारा टीम ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं।
ईश्वर से कि आपको शांति दे, शक्ति दे और समृद्धि दे। तो जिस तरीके से आज जाम्बे भाई का कुर्सी खाली हो गया, तो अब हमारे पास बचता है 59 एमएलए। तो 59 एमएलए के हर एक एमएलए के घर पे अरुणाचल के जितने भी हमारे आम जनता जिनको करप्शन नहीं चाहिए, वो लोग जाइए उनके घर पर। अगर गेट नहीं खोलता है तो घर के बाहर आप लोग धरना दीजिए और उनसे सवाल कीजिए। आप लोग उनसे सवाल कीजिए कि आपको क्या चाहिए, अपना जनता चाहिए कि आपको भ्रष्टाचार चाहिए। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, जनता नहीं चाहिए, तो आप यूं ही ऐसे ही घमंडी, आप गूंगे बहरे बनकर एमएलए बनकर रहिए। अगर आपको अपनी जनता से थोड़ा सा भी बहुत लगाव है, प्रेम है, तो अगर आप करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और जो करप्शन जो राज्य में चल रही है, उसमें केवल एक मुख्यमंत्री का ही कारनामा नहीं है, उसमें पूरे 7 एमएलए की भागीदारी है। तो 7 एमएलए को हर एक आम जनता सवाल कीजिए और उनको घेरिएगा। अगर बात नहीं मानते हैं तो अपने अपने एमएलए से इस्तीफा डिमांड कीजिए, एमएलए का रेजिग्नेशन मांगिए, क्योंकि सीएम का रेजिग्नेशन मांगने का हक एमएलए के पास होता है, हमारे पास नहीं है। लेकिन एमएलए का रेजिग्नेशन मांगने का हक हमारे पास है, क्योंकि हमने उनको वोट देकर जिताया है। तो मैं अरुणाचल की जनता से अनुरोध करती हूँ, पीछे नहीं हटना है। अभी जितना आप लोग आगे निकल कर आ गए हो, प्लीज आगे बढ़ते रहिए। और वाकई में जो एमएलए आपके कंस्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट्स काम कर रहे हैं, उनसे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, उनसे अभी आप फाइट बैक कीजिए, क्योंकि यही सही मौका है फाइट बैक करने का। फाइट बैक कीजिए, अपनी राइट के लिए लड़ाई लड़िए, अपनी हक के लिए आवाज उठाइए। उसके साथ बहुत सारे फोन कॉल्स भी मुझे आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आ रहे हैं। कल भी आए थे पुलिस डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस से, कि आपका अरुणाचल में असल में चल क्या रहा है। तो हमने उनको बताया कि हमारे अरुणाचल में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो भ्रष्टाचार चल रहा है, आप किसके अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हो, मुझे पूछा। और मेरे जवाब देने से पहले उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या आपकी लड़ाई पेमा खांडू से है। तो मैंने कहा जी नहीं सर, हमारी लड़ाई पेमा खांडू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई करप्शन से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। और हम करप्शन से ऊब चुके हैं। अरुणाचल में एक जन सैलाब आया हुआ है, लोगों के हर एक आम जनता के घर घर में लोगों के मन में आक्रोश जगी है कि हमको और करप्शन नहीं चाहिए और करप्शन को हटाना है, करप्शन को फाइट बैक करना है। यही हमारा मुहिम है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। तो उस बहुत बड़े अधिकारी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझसे कहा कि तो फिर आप अपना मेमोरेंडम क्यों नहीं देते हो। मैंने कहा हम बहुत जल्दी देंगे। आप मेमोरेंडम किस किस को देंगे? मैंने बताया हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देंगे और हम नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक दिए क्यों नहीं। तो हमने उनको जवाब दिया, हम इसीलिए पोस्ट के जरिए नहीं भिजवाए क्योंकि हम उनसे रूबरू मिलना चाहते हैं, हम उनसे मुलाकात चाहते हैं। हमने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बुलावा आएंगे। तो जब तक उनका बुलावा नहीं आता है, इसीलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। तो साहब ने बोला कि देखिए प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल बहुत टाइट है, वो गुजरात में बिजी है, गुजरात में इलेक्शन है, और जेपी नड्डा जी भी बहुत बिजी है, वो हिमाचल में भी इलेक्शन सिर पे है तो वहाँ पर बिजी है। तो इस तरीके से तो आपकी मुलाकात होना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी आप मेमोरेंडम उनके ऑफिस में भेज दीजिए, उनके ओएसडी वगैरह को दे दीजिए, वो लोग पढ़ेंगे, पढ़कर आगे उनको सुनाएंगे, उनको बताएंगे कि अरुणाचल में ये हो रहा है। तो मैंने उनको सर को बोला, सर जी ठीक है, हम अपनी तरफ से मेमोरेंडम जरूर देंगे, बिना मेमोरेंडम दिए तो हमारा धरना कैसे संपूर्ण होगा। हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर भी कोशिश करना चाहेंगे उनसे मुलाकात के लिए। तो अगर वो लोग बिजी है, वो चाहे जहाँ भी हमें बुला ले, हम तो पूरे भारत देश के अंदर कहीं भी पहुँच सकते हैं। जब हम अरुणाचल से पैदल चलकर दिल्ली पहुँच सकते हैं, तो क्या दिल्ली से ट्रेन में बैठकर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं? हम जा सकते हैं ना, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, कहीं भी हो, हम पहुँच सकते हैं।
तो बस हमें इंतजार है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुलावे का। तो आज के जितने स्पीकर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों का नाम मैं बारी बारी से यहाँ बुलाऊंगी। बुलाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, लेकिन मैं ही अकेली बोलूंगी तो आप लोग को नींद आ जाएगा, बोर लग जाएगा। तो आज मैं आप लोगों से सुनूंगी, मैं आज बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप लोगों से सुनूंगी। तो हम आपसे कहते हैं, अब अरुणाचल के राज्य के सरकार को ताना मत मारिएगा। आज से आप लोग स्पीचेस में, अपने स्पीचेस में ये सुधार कर लीजिए, राज्य के सरकार को ताना मत मारिए और राज्य से कोई भी तीसरा अगला चौथा कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी कार्टून सड़क से निकल के आके मीडिया में जो भी बकवास करता है उनको इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उनको हमारे मंच से उनका नाम भी मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से गुहार लगाइए, मोदी जी से हमारी आपसी संबंध के बारे में बात कीजिए। मोदी जी भूल गए होंगे शायद कि वो द्वारका से, गुजरात से है और द्वारका गुजरात में पड़ता है और द्वारका से कन्हैया जी थे, तो हम अरुणाचल से है और अरुणाचल से रुक्मणी जी थी। तो मोदी जी और हमारे बीच में तो एक शादी का संबंध है। श्री कृष्ण जी द्वारका जी से आए थे, अरुणाचल से हमारी अरुणाचल की बेटी रुक्मणी जी को ब्याह करके वो ले गए थे। तो हम हुए लड़की वाले और मोदी जी हुए लड़के वाले, तो हम आपसी एक संबंधी है।